मेरा धाम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम। स्वयं पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जय जिनेंद्र। मेरा धाम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम। स्वयं पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जय जिनेंद्र। हेलो विनीत जी, आवाज आ रही है मेरी?
हेलो। प्रारंभ करें। आवाज नहीं आ रही है। जी विनीत जी प्रारंभ करें अभी। अभी भाई साहब जुड़े नहीं है जी तो ठीक है। भाई साहब आने वाले हैं, आप शुरू करें सीएम जी। जी ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जैन दर्शन के जैन दर्शन के आधार पर विशिष्ट व्याख्यानों की एक श्रृंखला। इसके माध्यम से काफी दिनों से हम प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब दिल्ली के माध्यम से काफी विषयों का लाभ ले रहे थे। बीच में समयसार गोष्ठी के आगमन के कारण इन व्याख्यानों को वहीं रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से समय आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब के निर्देशन में ही और उन्हीं के सानिध्य के साथ ये कार्यक्रम फिर से चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है, जिसका आज पहला ही दिन है। आज का विषय है जैन सम्राट खारवेल। इनके बारे में मैं बता दूं, ये बहुत बड़े सम्राट और जैन समाज के बहुत संरक्षक माने गए हैं। आज के दिन प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब हमें जैन सम्राट खारवेल के बारे में बहुत ही अनोखी बातें बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आगामी कार्यक्रमों की सूचना भी हम आपको जल्द से जल्द देते रहेंगे और आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आज की एक विशेष बात है, आज का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष है क्योंकि आज हमारे सिरमौर आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब का जन्म दिवस है, इसलिए आप सभी के द्वारा मैं उनको बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं और भाई साहब से निवेदन करता हूं, भाई साहब आज का व्याख्यान प्रारंभ करें। नमो जिनाणम जयदु जिनेंदो। जय जिनेंद्र मित्रों, हमारा आज का विषय है जैन सम्राट खारवेल। भारतवर्ष के इतिहास में
अनेक महान राजा हुए हैं और उनमें से एक का नाम आता है खारवेल। जो भी लोग विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ते हैं, वे जब सभी राजाओं की परंपरा पढ़ते हैं तो बहुत संक्षेप में खारवेल के विषय में भी पढ़ते हैं। इतिहास की सभी किताबों में खारवेल का उल्लेख अपनी जगह पर पाया जाता है। कोई भी विश्वकोश उठाओ, ये भारत सरकार के अनेक कोश मेरे पास रखे हैं। एक ये भारतीय इतिहास कोश है, और भी जितने जितने हैं उन सब में इतिहास की पुस्तकों में खारवेल नामक एक राजा का वर्णन आता है। लेकिन वो खारवेल राजा कौन था, कैसा था, इस सब के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता रहा है, क्योंकि इतिहासकार ये कह देते हैं कि उनके बारे में कुछ पता नहीं है। अशोक के बारे में बहुत पढ़ाएंगे कि हमको पता है, चंद्रगुप्त के बारे में, इन पर बड़े बड़े सीरियल भी बने हैं, फिल्में बनी हैं। लेकिन खारवेल की जब जब चर्चा होती है तो बात यहाँ आके अटक जाती है कि उनका तो हमारे पास में कोई परिचय उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में इस विषय पर जो काम हुआ है और उस काम को पिछले 25 वर्षों में जो गति दी गई है, उससे कई बातें बहुत साफ हुई है। बहुत इस विषय पर बहुत गहरी रिसर्च हुई है और ये सिद्ध हुआ है कि ये राजा एक जैन राजा था। इतिहास की पुस्तकों में इतिहासकारों ने इस तथ्य को भी छुपाया। यद्यपि कहीं कहीं कुछ इतिहासकारों ने ये बात लिखी कि इस राजा का संबंध जैन धर्म से है, लेकिन कितना संबंध है और कैसा ये राजा है और क्या क्या बातें हैं, आज मैं आपके साथ इसी विषय को समझने के लिए तैयार हुआ हूं कि ये खारवेल राजा क्या है। और इस खारवेल राजा के संबंध में मैं तो करीब 25 वर्ष पहले से पढ़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा संबंध थोड़ा कुंद कुंद भारती से रहा है। वहाँ आचार्य विद्यानंद जी इतिहास, पुरातत्व, शिलालेख के बहुत धुरंधर विद्वान रहे हैं और इसलिए वे इस खारवेल के शिलालेख के एक एक अक्षर को उन्होंने बहुत आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए भाई साहब। भाई साहब आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। भाई साहब आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। जब हेलो। ये सिद्ध हो गया कि ये एक बहुत बड़ा जैन राजा था, तो 26 जनवरी को जो यहाँ राजपथ पर दिल्ली में परेड निकलती है, उसमें 2009 में हमने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद में उड़ीसा सरकार की ओर से जो झांकी चुनी गई, बनाई गई, वो झांकी इस खारवेल राजा पर ही बनाई गई। ये उसके समाचार सब अखबारों में छपे थे। ये खारवेल राजा की झांकी परेड से निकल रही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग बैठे हैं और देख रहे हैं, और इसमें पूरी वो खारवेल का शिलालेख भी है और सारी बातें हैं। और इतना ही नहीं, जब ये झांकी निकली और इसका महत्व बताया गया,
तो आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि वहां झांकियों के बाद कुछ झांकियों को पुरस्कृत किया जाता है। तो उसमें से 3-4 झांकियां ही होती है, यद्यपि सभी राज्य निकालते हैं, लेकिन 3-4 राज्यों की झांकियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस झांकी को प्रथम पुरस्कार उस वर्ष मिला था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज आप देखेंगे खारवेल राजा के बहाने जैन दर्शन का इतिहास, जैन दर्शन का गौरवशाली वैभव क्या था, मैं कैसे कैसे आपके बीच कितनी बातें रख पाता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ये जो खारवेल राजा है, इसका समय ईसा से 200 वर्ष पहले है। यानी तिलोय पर्णत्ती में जैन राजाओं का वर्णन है और उसमें अंतिम राजा, मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त को माना गया है कि अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त थे और वे भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे और भद्रबाहु स्वामी के साथ ही वे श्रवण बेलगोला गए थे। चंद्रगिरी पर्वत, जिसका पहले नाम कटवप्र था, चंद्रगुप्त के कारण चंद्रगिरी नाम पड़ा। वहां पर उन्होंने, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, वहां पर एक बहुत बढ़िया भद्रबाहु स्वामी की गुफा है और वहीं पर चंद्रगुप्त स्वामी के भी चरण है और भद्रबाहु और चंद्रगुप्त दोनों उसी पर्वत पर पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम समाधि मरण किया था। तो चंद्रगुप्त का वर्णन तो हमें तिलोय पर्णत्ती में मिलता है, लेकिन चंद्रगुप्त के तत्काल बाद ही थोड़ा सा करीब 25 वर्ष का ही पीरियड, 20-30 वर्ष का पीरियड बीतता है कि उस समय में कलिंग में, जिसे हम आज उड़ीसा कहते हैं, उसे उस काल में कलिंग कहा जाता था। मैं अब आगे हो सकता है उड़ीसा शब्द का इस्तेमाल कम करूं, कलिंग शब्द का इस्तेमाल अधिक करूंगा, क्योंकि इस शब्द के साथ विशेष मतलब है। कलिंग का बहुत सुंदर गौरवशाली इतिहास है। कभी हम कलिंग का इतिहास इस विषय पर चर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा। पंडित कैलाश चंद जी की एक पुस्तक है उड़ीसा में जैन धर्म, पढ़ने लायक पुस्तक है। तो कभी हम कलिंग का इतिहास की चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में आपको बात बताऊं तो आप भरत ऋषभ देव के 100 पुत्रों के जो नाम आप पढ़ेंगे, महापुराण में जो नाम मिलते हैं, उनमें से एक नाम मिलता है ऋषभ देव के पुत्र का, कलिंग। कलिंग ऋषभ देव का एक पुत्र था और कहते हैं कि ऋषभ देव ने कलिंग का राज्य, उस कलिंग प्रांत का राज्य उस कलिंग नामक पुत्र को दिया था उस जगह का, और तब से उसका नाम कलिंग पड़ा। ये पौराणिक तथ्य है, ऐतिहासिक नहीं। पर इतिहास में भी जो कलिंग कहा जाता है वो आज के उड़ीसा से काफी बड़ा था। उस कलिंग के बारे में जब मैं वर्णन पढ़ रहा हूं तो उस कलिंग की जनसंख्या, वहां पर 35 लाख लोग रहते थे और 35 लाख ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इसमें उल्लेख मिलता है कि उस पूरे कलिंग का राज धर्म था जैन धर्म, उसको पूरा जिन भक्त माना गया था। आप जरा वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण आरण्यकों को, परवर्ती साहित्य को, वेदों का नहीं परवर्ती साहित्य को आप पढ़ेंगे तो कलिंग के बारे में लिखा है वैदिक ग्रंथों में कि कलिंग अनार्य देश है, वहां पर यज्ञ नहीं किए जाते, वहां वो जिन भक्त हैं। तो ये इन कथनों से भी हमें संकेत मिलता है कि कलिंग में जैन धर्म का बहुत
बड़ा प्रभाव था। और कल जो वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी है, जिसे भुवनेश्वर कहते हैं, भुवनेश्वर के पास में 10-12 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, वहां पर एक पर्वत है। पर्वत एक क्या दो पर्वत है, जैसे मांगी तुंगी है, ऐसे वहां पर दो जुड़वा पहाड़ियां पाई जाती है। एक पहाड़ी को कहते हैं खंडगिरी और दूसरी पहाड़ी को कहते हैं उदयगिरी। खंडगिरी और उदयगिरी दो पहाड़ियां मिलती है। और भुवनेश्वर ही मानो वो खारवेल राजा की राजधानी थी और उसका बहुत बड़ा शासन चलता था। देखो क्या क्या लिखा है, अंग्रेज विद्वानों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने उन्हें एम्परर लिखा है, अंग्रेज विद्वानों ने उन्हें एम्परर लिखा है। और हिंदी के विद्वान एक विद्या महोदधि इतिहासकार हुए हैं काशी प्रसाद जायसवाल, उन्होंने लिखा है चक्रवर्ती महामेघवाहन सम्राट खारवेल, चक्रवर्ती लिखा है। तो ये कैसे खारवेल थे, हम सबको, जैन धर्म के अनुयायियों को ये सब बातें आना बहुत जरूरी है। आपको आज मैं आपको एक ऐसा विषय सुना रहा हूं कि जिसे सुनते सुनते कभी आपको गर्व होगा, कभी हर्ष होगा, कभी हो सकता है आपको रुदन भी हो, कभी प्रेरणा भी जागे, अनेक तरह के भाव संचरित होंगे हृदय में। लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है, जैनों का स्वर्णिम इतिहास कैसा कैसा है और वो कैसे कैसे लुप्त है, गुप्त है, उसे कितना जरूरी है जानना और कितना जरूरी है उसका उद्घाटन। तो मैं आपको बता रहा था कि जो खंडगिरी और उदयगिरी नाम की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर वर्तमान में करीब 33 बड़ी बड़ी गुफाएं मिलती है। 33 गुफाएं मिलती है। और वे गुफाओं में कोई 1 मंजिल गुफा है, कोई 2 मंजिल गुफा है, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। और अभी आपको मैं इतिहास सुनाऊंगा। तो ये गुफाओं में बहुत सारी गुफाएं कृत्रिम है और बहुत सारी अकृत्रिम है। कृत्रिम गुफाएं सम्राट खारवेल ने जैन श्रमणों के साधना आराधना के लिए बनाई थी। और अकृत्रिम गुफाओं में भी श्रमणों के झुंड वहां पर निवास करते थे। ऐसा सब प्रमाण सहित हमको वर्णन मिलता है। और वो जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में से एक मुख्य गुफा का नाम है हाथी गुफा। गुम्फा कहते हैं उसे, आजकल उड़ीसा लैंग्वेज का पुट आया तो गुम्फा कहते हैं, हाथी गुफा। और ऐसी और भी वहां गुफा है। एक गुफा का नाम है सिंह गुफा, एक गुफा का नाम है सर्प गुफा। उनके आकार प्रकार के कारण ये उनके नाम पड़े हैं। और इस हाथी गुफा में, ये हाथी गुफा बहुत बड़ी गुफा है। और इस गुफा में एक खारवेल ने शिलालेख लिखवाया था। कब लिखवाया था? आज से करीब 2300 वर्ष पहले, ईसा से करीब करीब 200 वर्ष, ठीक 200 वर्ष पहले खारवेल ने ये शिलालेख लिखवाया था। और ये हाथी गुफा में कितनी बड़ी शिलालेख होगी और कैसा शिलालेख होगा, आप थोड़ा कुछ अनुमान करने की कोशिश कीजिए। ये शिलालेख 17 लाइनों का शिलालेख है। जब शिलालेखों का इतिहास पढ़ेंगे तब भी और कोई और पढ़ेंगे तब भी इस शिलालेख का जिक्र जरूर होता है। 17 लाइन का है और इसका जो आकार है वो 84 वर्ग फीट का है। आप देखो कितना बड़ा शिलालेख है, 84 वर्ग फीट का ये शिलालेख है। मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कैसे भी करके। ये उसकी छोटी फोटो है, ये छोटी सी फोटो है, बहुत बड़ा शिलालेख है। तो ये पूरा 84 वर्ग फीट का इसका क्षेत्रफल है। 17 पंक्तियों का ये शिलालेख है। और भारत के
सबसे बढ़िया शिलालेखों में अगर गोल्ड मेडल किसी को मिलता है तो वो इसको मिलता है। ये सबसे सम्राट अशोक के शिलालेख संख्या में बहुत अधिक है, पर छोटे छोटे हैं और बहुत महत्वपूर्ण वे भी हैं, लेकिन उनके साथ एक जो विशाल और बहुत स्पष्ट कोई शिलालेख मिलता है, भारत के इतिहास की गौरव गाथा का बयान करने वाला ये शिलालेख बहुत बड़ा है, बहुत स्पष्ट है, और अभी भी जो लोग इसको नहीं देख पाए हैं उन्हें इसे जरूर देखना चाहिए। कब काल के गाल में चला जाएगा, क्योंकि इसका क्षरण प्रारंभ हो गया है और ऐसे ही उपेक्षित पड़ा हुआ है। जैन समाज की कोई तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि किसी संस्था का भी इसकी ओर ध्यान नहीं है। ये बहुत ही खेद का विषय है। सरकार भी अपने स्तर पर जैसा संरक्षण करती है वैसा करती है। वो पर्यटन स्थल बना हुआ है, प्रेमी प्रेमिका भी वहां घूमने जाते हैं। नाना प्रकार की उसकी अब दुर्दशाएं होती चली जा रही है। जैन समाज को इसकी स्टडी करनी चाहिए और इसके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। जैन विद्वानों को तो खासकर इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण समझकर पढ़ना और जानना चाहिए। मेरे पास ढेर सारी सामग्री इस विषय पर है, मैं उसी में से थोड़ी थोड़ी आपको सुनाता हूँ। अब जरा इन खारवेल के बारे में, और ये खारवेल के बारे में अगर हम जानना चाहें कि ये खारवेल कौन थे, इनके माता पिता कौन थे, क्या क्या जानकारियां, तो हमें कुछ जानकारी उन खारवेल के बारे में, क्योंकि ये एक जैन राजा था और बाद में जो इतिहास लेखन का कार्य जब से चला है तब से जैसे साहित्य में जैन लेखकों की उपेक्षा हुई है, ऐसे ही सब जगह सब क्षेत्र में ऐसा काम हुआ है। तो यहाँ भी उपेक्षा का शिकार ये हुआ है, लेकिन ये एक बहुत उपेक्षणीय नहीं, बहुत ही उल्लेखनीय ये उस खारवेल राजा के बारे में वो कैसा था, हमको जो कुछ पता चलता है वो इस शिलालेख का यही हमारे पास में। जैसे आचार्य उमा स्वामी को हम केवल तत्वार्थ सूत्र से ही जान सकते हैं कि वे कैसे थे, ऐसे ही सम्राट खारवेल जैसा प्रतापी राजा वो कैसा था, इसे जानना हो तो हमारे पास में और कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये शिलालेख में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 17 लाइन और 84 वर्ग फुट में बहुत बातें लिखी गई है। और वो देखो खारवेल का उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, उसके आधार पर इतिहासकारों ने एक ये चित्र बनाया है, खारवेल का दिग्विजय पथ। खारवेल भी, मुझे तो इस सब को पूरा पढ़ने के बाद खारवेल का जैसे कोई चित्र उभर कर आया, तो ऐसा ही चित्र उभर कर आया मानो कोई छोटा भरत चक्रवर्ती हो। जैसे 6 डाला छोटा समय सार है, ऐसे ही लगता है खारवेल एक छोटा भरत चक्रवर्ती है, एक आदर्श राजा है। उसने भी कैसी एक बहुत अहिंसक दिग्विजय यात्रा की थी, बहुत बड़ी। देखो यहाँ मदुरई तक, नीचे मदुरई तक उसका शासन हुआ, ऊपर मथुरा से लेकर तक्षशिला तक भी वो गया था, और इतने राजा सब उसको प्रेम से अपना मानते थे, उसके अनुशासन में रहते थे। महामेघवाहन वो कहलाता था, महामेघवाहन चक्रवर्ती सम्राट खारवेल। अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, इस शिलालेख को भी आपको मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं, पर आप देखो इस शिलालेख का, ये शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण है। पहले आप मेरी 2-3 बातें बिल्कुल गांठ बांध करके सुन लीजिए। ये शिलालेख जैन संस्कृति की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, ये शिलालेख
पूरे भारतीय इतिहास की दृष्टि से ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसकी एक घटना आपको बताता हूं, और बहुत सारी घटना है, लेकिन एक घटना आपको सुनाता हूं। जब भारतवर्ष को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो सन 1947 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अपना संविधान लिखना प्रारंभ किया। संविधान के लिए समिति बनी और उस समिति ने सबसे पहली लाइन संविधान की लिखने बैठी तो पहली पंक्ति वो लिखना शुरू किया, हमारे देश का नाम डैश डैश रहेगा। अब ये डैश डैश ही रह गया, क्यों? क्योंकि जो लोग थे उनमें मतभेद हो गए। कोई कहता था कि हिंदुस्तान रहेगा, कोई कहता था आर्यावर्त रहेगा, कोई कहता था भारत रहेगा, और नाना प्रकार के नाम सुझाए जा रहे थे कि इंडिया रहेगा, हमारे देश का नाम इंडिया रहे, और एक मत नहीं हो सके। जब एक मत नहीं हो सके तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए मीटिंग में और उन्होंने निर्णय सुनाया कि देखो भाई, कोई प्रमाण खोजो, यदि किसी शिलालेख में हमारे देश का कोई प्रमाण मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, प्रमाण खोजा जाए। तब अजमेर में एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा शिलालेखों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने नेहरू जी को बताया कि भुवनेश्वर के पास हाथी गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख है, उस शिलालेख की 10वीं पंक्ति में हमारे देश का नाम आया है। और तब जब उन्होंने ये बताया तो देखो क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन, वो टीम कौन कौन सी थी आपको बता रहा हूं, लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय के राज्यपाल थे डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू उड़ीसा के, और इधर के दूसरे थे विश्वंबर नाथ पांडे। ये 6 लोगों की कमेटी वो हाथी गुफा के उस शिलालेख को देखने के लिए प्रत्यक्ष गई, और वहां शिलालेख पढ़ने वाले लोगों को भी ले गई, और वहां 10वीं पंक्ति में उनको हमारे देश का नाम लिखा हुआ मिला, भारतवर्ष। ये नाम इस शिलालेख में आया है। ये पूरा, और आपको एक बात बताऊं, आप सबको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि ये जो इतना बड़ा शिलालेख है, ये पूरा का पूरा शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ओ हो ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि, आज क्या सोच रहे हैं हम लोगों की क्या दुर्दशा हो गई। आज आपको ब्राह्मी लिपि के जानकार कितने मिलेंगे। ब्राह्मी लिपि को माने 2200 वर्ष पहले खारवेल के जमाने में, देखो ये शिलालेख लिखा गया, शिलालेख लिखा गया है। शिलालेख क्यों लिखे जाते हैं? जन पब्लिक को कुछ बात बताने। शिलालेख का मतलब होता है सार्वजनिक घोषणा, सार्वजनिक सूचना। तो खारवेल अपना नोटिस बोर्ड बना रहा है और उस नोटिस बोर्ड पर जो सूचना लिख रहा है वो प्राकृत भाषा में लिख रहा है, ब्राह्मी लिपि में लिख रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है मित्रों? मुझे आज की स्थिति देखकर रोना आता है। हमारी कितनी ज्ञान की सामग्री आज भी ब्राह्मी लिपि में पड़ी हुई है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। आज विद्वत्ता की बहुत कमी होती जा रही है और विद्वानों को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैंने कुंद कुंद भारती में ब्राह्मी लिपि की एक महीने की वर्कशॉप की, उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, हमारी यूनिवर्सिटी से ब्राह्मी लिपि के
लिए पढ़ने के लिए प्रोफेसर आए, पीएचडी के स्टूडेंट आए और ये किताब हमने तैयार की, ब्राह्मी लिपि प्रवेशिका। ये ब्राह्मी लिपि प्रवेशिका है, जैसे बच्चों की किताब होती है ना, ऐसे हमने, देखो आप ये किताब से देखो, देखो आपको पता चल, देखो ए कैसे लिखते हैं, ब्राह्मी लिपि का ए है, ये आ है। मैं थोड़ी थोड़ी ब्राह्मी लिपि में लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। हमारे सब साथियों को मैं आज जो बातें कह रहा हूँ, मैं मेरे मित्रों के लिए बात कर रहा हूँ। थोड़ी ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, इसमें ये शिलालेख लिखा हुआ है, इसका मतलब है पूरे कलिंग में उस समय जनता प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में, ये बिल्कुल जन भाषा थी। ये कितनी बड़ी बात है। तो इस, अब आप देखिए इस शिलालेख, ये जो हाथी गुफा का शिलालेख है, ये जो खारवेल का शिलालेख है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? कम से कम 3 दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अभी मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन कम से कम 3 दृष्टियों से ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हो गया। नंबर 1, भारतीय इतिहास की दृष्टि से। अभी जैन इतिहास की बात छोड़ो, अरे मैं आपको एक दिन सिद्ध करके बताऊंगा कि भारतीय इतिहास का मतलब होता है जैन इतिहास। भारतीय इतिहास और जैन इतिहास पर्यायवाची है। तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से फिलहाल हम और व्यापक चलें तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से ऐसा शिलालेख कोई नहीं, माने पहले पीछे कोई हुआ हो, पद गया हो, नष्ट हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा शिलालेख दूसरा नहीं है। इसलिए शिलालेखों का भी ये राजा है और पहला महत्व इसका है। और जब वो दूसरा महत्व इसका प्राकृत भाषा की दृष्टि से है, और तीसरा महत्व ब्राह्मी लिपि की दृष्टि। ब्राह्मी लिपि समझे, जैन धर्म ने, हमारे पूर्वजों ने हमारा गौरव कैसे कैसे बचा के रखा, देखो तो सही। जो ब्राह्मी लिपि ऋषभ देव ने अपनी पुत्री को सिखाई थी, वो ब्राह्मी लिपि खारवेल तक जीवित रही, इतने लंबे समय तक जीवित रही। और अब 2000 साल में ही सब कुछ हम खा गए, तहस नहस कर दिया हमने। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? हमको आत्म समीक्षा का समय है ये, कि हम सारे जैन धर्म के अनुयायी, विद्वान, नेता क्या कर रहे हैं, इस पर हमको चिंतन, गहरा चिंतन करना चाहिए कि हमको, हमारा ध्यान कहाँ है। तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से, प्राकृत भाषा की दृष्टि से और शिलालेख की दृष्टि से, ब्राह्मी लिपि की दृष्टि से ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। और इस शिलालेख पर मेरे पास बहुत सारे इतिहासकारों के अंग्रेजी में, हिंदी में लेख हैं। एक कितने कितने विद्वानों के विचार हैं। ये कैलाशनाथ काटजू उड़ीसा के राज्यपाल थे उस समय, जब नेहरू जी वगैरह की टीम में थे। तो इन्होंने ये शिलालेख को देख करके कहा कि ये पुण्य और पवित्रता का अद्भुत संगम है और उड़ीसा के सारे इतिहास का सजीव चित्रण है। और क्या लिखा, देखो आपको बताता हूं। और एक गजब की, ये बहुत स्पष्ट है, पूरी घटनाओं को काल क्रमानुसार दर्शाने वाला एक अद्भुत शिलालेख है। भारतीय इतिहासविदों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिर क्या लिखा कि मैं चाहता हूं कि आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब स्वातंत्रोत्तर भारत में इसका संरक्षण जरूर होना चाहिए, क्योंकि भारत की कीर्ति को विश्व के कोने कोने में व्याप्त करने के लिए ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये शिलालेख अभी आप जब सुनेंगे, अभी तो मैं भूमिका की कुछ बातें आपको सुना रहा हूं,
पर जब आप शिलालेख, मैं आपको सुनाऊंगा पूरा, जब आप शिलालेख सुनेंगे और शिलालेख को हम पढ़ेंगे, मैं प्राकृत भाषा का शिलालेख है, वो प्राकृत में भी है हमारे पास, ब्राह्मी लिपि में भी है, उसके अनुवाद रूपांतरण अंग्रेजी में, हिंदी में कई सारे रूपांतरण भी है, तो वो भी आपको कुछ सुनाऊंगा। लेकिन और एक दो स्टेटमेंट विद्वानों के देख लेते हैं जरा सा क्या क्या कह रहे हैं। काशी प्रसाद जायसवाल बहुत बड़े इतिहासकार लिख रहे हैं कि इस शिलालेख को पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये जो खारवेल राजा था चंद्रगुप्त मौर्य से किसी भी बात में कम नहीं था, बल्कि लगता है कि किसी किसी बात में उनसे बढ़कर था। लेकिन दुख है कि हमारे इतिहासकारों को का इधर ध्यान नहीं है। फिर देखो आगे और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा, और उन्होंने इसकी स्टडी करके एक बहुत सुंदर लेख लिखा है। मेरा मन कर रहा है बहुत जोर से ये पूरा लेख पढ़ के सुना दूं आपको, इतना सुंदर लेख है, पर समय लग जाएगा, पर इतना बढ़िया लेख है। ये लेख जैन धर्म की गौरव गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिख रहा है, मैं इसमें से ही पढ़ रहा हूं, और इससे ज्ञात होता है, देखो क्या लिख रहे हैं, इस शिलालेख को पढ़कर ज्ञात होता है कि कलिंग का राज धर्म था जैन धर्म, कलिंग का राज धर्म था जैन धर्म। और एक बात इससे पता चलती है, कलिंग का प्रतीक सुनो, कलिंग की ध्वजा, कलिंग का राजकीय चिन्ह क्या था आपको पता? कलिंग के राजकीय ध्वज को, राजकीय चिन्ह को, राजकीय प्रतीक को कलिंग जिन कहा जाता था। और कलिंग जिन माने ऋषभ देव भगवान की एक प्रतिमा, ऋषभ देव की प्रतिमा उस पूरे कलिंग राज्य का राजकीय चिन्ह था, प्रतीक था। और एक और गजब की बात आप सुनो कि खारवेल के बारे में जब इसमें वर्णन आता है तो ये आ रहा है कि कलिंग पर आक्रमण हुआ था, और कलिंग पर मगध के राजाओं ने आक्रमण किया था। कब? खारवेल के होने से पहले। खारवेल के होने से पहले नंद वंश के राजा जो मगध में पाटलिपुत्र में राज्य करते थे, वो उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य जिनके नंद वंश को समूल करके आया था, उस नंद वंश में माने चंद्रगुप्त से पहले एक घटना हो चुकी थी। नंद वंश के किसी राजा ने खारवेल पर कलिंग पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करके वहां से वो कलिंग जिनकी विशाल प्रतिमा थी और भव्य प्रतिमा थी, उसका भी अपहरण करके अपने मगध में ले आया था। ये सब बातें इस शिलालेख में लिखी है। और जब वो ले आया तो खारवेल का इतिहास देखो आप। खारवेल को 16 वर्ष की अवस्था में जब खारवेल का जन्म हुआ और 16 वर्ष का वो हुआ, तो 16 वर्ष का वो कैसा था वो भी इसमें थोड़ा चित्रण किसी ने किया है। तो वो खारवेल जैसा प्रतापी 16 वर्ष का बालक, दैदीप्यमान सूर्य जैसा, ऐसा संकेत आया है। और उसने जब अपना इतिहास जाना पूर्वजों का, तो उसे पता चला कि हमारा राजधर्म जैन था और कलिंग जिन हमारा प्रतीक था, और उसे मगध के राजा हमसे लड़ करके, हमको हरा करके, हमारे पूर्वजों को हरा करके ले गए हैं। तो खारवेल ने कहा कि अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और खारवेल जब युवराज रहा, तो युवराज रहा, वो 9 वर्ष तक युवराज रहा। जब 25 वर्ष का होता है तो खारवेल राज्याभिषेक होता है खारवेल का, और राजा बन जाता है। राजा बनते ही खारवेल ने सबसे पहले मगध वालों से बात की कि हमारा प्रतीक लौटाते हो या नहीं, प्रेम से लौटाते हो कि आपसे बात की जाए। और उन्होंने कैसे तैसे वहां से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके
कलिंग जिनकी उस मूर्ति को वापस कलिंग में लेकर आए और अपने पूर्वजों के गौरव को पुनर्स्थापित किया, ऐसा उस महाप्रतापी खारवेल ने काम किया। तो उसको कलिंग जिन कहा जाता था। तो ऐसा ऐसा ये वर्णन इसका मिलता है। इन सब बातों से देखो आप क्या पता चल, मैं आपको कुछ क्लू दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथी इस पर और अनुसंधान करें, प्रचार प्रसार करें, चीजों को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ नुकसान हो जाए। देखो आपको एक गजब की बात सुनाऊं, इतिहास को जानना, समझना, इतिहास का संरक्षण करना ये बहुत आवश्यक है। एक श्लोक आता है, स्वजाति पूर्वजानां तु यो न जानाति संभवम स भवेत् पुंश्चली पुत्र सदृश पितृवेदकः। जो अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं, जो अपने इतिहास में हुए गौरवशाली लोगों को नहीं जानते हैं, वे पुंश्चली है, कुल्टा के बेटे हैं, उनको अपने बाप का पता नहीं है। जिन्हें अपने पिता का, वे जो व्यक्ति अपने इतिहास के पूर्वज गौरवशाली महापुरुषों को नहीं जानते हैं, वे ऐसे कुल्टा पुत्र के समान है जिसे अपने बाप के बारे में नहीं पता है। तो कैसी कैसी हमसे गलतियां हो रही हों, उनको सबको हम ठीक करें और हम समझें। देखो बहुत सारी बातें, ये लाइन वो लाइन, वहां पर रानी गुफा भी एक है। रानी गुफा का मतलब वहां पर रानी के भी, उसकी रानी भी बहुत धर्मात्मा थी ऐसा प्रतीत होता है। और उस रानी के कारण, रानी भी का चित्रण भी वहां, एक रानी, एक घोड़े पर एक रानी बैठी हुई है जिसको देखकर आपको झांसी की रानी याद आ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि उनकी पट रानी भी कोई बहुत महत्वपूर्ण अग्र महिषी रही होगी, ऐसा कुछ संकेत चित्र से मिलता है। बहुत सारे चित्र भी है मेरे पास, आपको एक बहुत जबरदस्त चित्र दिखाता हूं, अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत छोटा सा चित्र है, ये वहीं पर खंडगिरी की एक गुफा में ये एक चित्र बना हुआ है। और ये चित्र खारवेल राजा का चित्र है, नग्न खारवेल राजा है, पीछी कमंडल साथ में लिए हुए है। जैसे चंद्रगुप्त ने शासन करने के बाद अंत में मुनि बन गया था, ऐसे ही खारवेल भी अंत में मुनि बन गया था। मैं आपको जब शिलालेख सुनाऊंगा तब इन चीजों के प्रमाण दूंगा, लेकिन अभी आपको घटना बता रहा हूं। देखो 16 वर्ष कब हुआ, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें सबको पता होना चाहिए। आज मेरे व्याख्यान की सार्थकता है अगर कुछ लोग खारवेल की कुछ बातों से परिचित हो जाएं, याद रखें कौन था, कब था, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, क्या क्या किया। आज ईसा से 200 वर्ष पहले, यानी आज से 2300 वर्ष पहले कलिंग में, जिसे वर्तमान में उसका कुछ हिस्सा उड़ीसा कहलाता है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, जिसके पास में खंडगिरी, उदयगिरी नाम की दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों में बहुत सारी 50 गुफाएं हैं, और उन 50 गुफाओं में से एक हाथी गुफा है। और उस हाथी गुफा में एक 17 लाइन का, बहुत लंबा है, बहुत लंबा 17 लाइन का एक शिलालेख है जो प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। और उस शिलालेख में उस राजा का जो इतिहास लिखा है उससे पता चलता है कि वो 16 वर्ष की अवस्था में युवराज बनाया गया था, 25 वर्ष की उम्र में वो राजा बना था, और 15 वर्ष तक उसने क्या क्या किया था। इस शिलालेख में ये लिखा है कि राजा ने पहले वर्ष में ये कार्य किए। इस शिलालेख से ये भी पता चलता है कि राजा और प्रजा का क्या संबंध होता है, और
एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, ये सब बातें इस शिलालेख से पता चलती है। तो इसमें 15 वर्ष का उसका वर्णन है कि राजा ने पहले वर्ष में, डायरी टाइप है, जैसे मैं अपनी डायरी लिखूं ना, मैंने सर्विस में पहले साल में ये काम किया, दूसरे साल, ऐसे उस खारवेल राजा की ये मानो डायरी है कि नोटिफिकेशन है कि पहले साल में मैंने सड़कें बनाई, बगीचे बनाए, पानी का इंतजाम किया, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की, धर्मशालाएं बनाई, औषधालय बनाए। ये पहले साल के काम है। फिर दूसरे साल में क्या क्या किया, तीसरे साल में क्या क्या किया, ये सब 15 साल का डाटा वहां मिलता है। यानी कि जब करीब करीब खारवेल की उम्र 40 वर्ष हो जाती है, 25 वर्ष का वो राजा बना, 40 वर्ष तक का डाटा हमको उस शिलालेख से मिलता है। इसके तुरंत बाद वहां क्या हुआ उसका भी वर्णन है कि राजा ने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया। वहां लिखा है राजसूय, एक ऐसा लगता है, और वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसका जो चित्रण है, जैसे मैं कभी पढ़ता था कि पंडित टोडरमल जी के जमाने में जयपुर में एक इंद्रध्वज विधान हुआ था, उसमें बड़े बड़े लोग दूर दूर तक, मुल्तान तक से आए थे। ऐसा लगता है कि उस राजा खारवेल ने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक पूजा विधान, कोई इंद्रध्वज विधान, कल्प वृक्ष शब्द भी इसमें आया है, तो कहीं कोई कल्प वृक्ष विधान, कोई कल्प तरु विधान जैसा कुछ किया था। और ऐसा लिखा है कि उसमें हजारों श्रमण भी इकट्ठे हुए, उस हजारों मुनि महाराज उसमें इकट्ठे हुए, और हजारों मुनि महाराज इकट्ठे हुए। कई दिन तक वो सम्मेलन चला, और उस सम्मेलन में क्या क्या हुआ वो सब आपको सुनाऊं तो आपको गदगद हो जाओगे। उस समय ये बात आई थी, महामुनियों के सम्मेलन में एक बहुत बड़ा युग प्रतिक्रमण के लिए सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में ये चर्चा हुई कि हमारे आगम को लिपिबद्ध करने का कोई प्रयत्न करो भैया। बड़े बड़े मुनियों ने कहा। आप समझ रहे हैं, हम लोग क्या समझते हैं, सठखंडागम का लेखन से आगम लिखना प्रारंभ हुआ, लेकिन सठखंडागम के लिखने से लगभग 150 पौने 200 साल पहले मुनियों के संघ में ये चर्चा चल पड़ी थी कि यदि हमने आगम को लिपिबद्ध नहीं किया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए आगम लिपिबद्ध होना चाहिए। क्या घटना हुई कि वो काम क्रियान्वित नहीं हो सका, लेकिन यदि पूछा जाए तो सही पूछो तो आप सोचो, यदि वो काम हुआ होता तो आज हमारे कितने आगम बच गए होते। धड़सेन आचार्य ने, गुणभद्र आचार्य ने से 150 साल पहले कैसे कैसे ज्ञानी विद्वान मुनि महाराज होंगे, और वे ज्ञानी मुनि महाराज अगर शास्त्र लिख जाते, हमारे आगम लिखे जाते तो कितना बढ़िया होता। ये सब इसकी 17वीं पंक्ति में से मैं आपको सुना रहा हूं, और फिर 17वीं पंक्ति में, बाद में 17वीं पंक्ति से भी पहले एक आपको एक पंक्ति सुनाता हूं। देखो क्या, अभी देखो 13वें साल में भी क्या क्या किया, तो आपको उसका जरा ओरिजिनल बाद में सुनाता हूं आपको। ओरिजिनल के एक बहुत बड़ी राजसूय पूजा की गई, और इसमें उपासक खारवेल ने क्या क्या काम किए, और वो खारवेल का विशेषण देखो, स्वपर भेद विज्ञानी खारवेल। क्या जीव देह सरिखा परीक्षिता खारवेलेण, जिसने स्वपर भेद विज्ञान किया है, ऐसे खारवेल ने एक विशाल विधान पूजा का, और तपस्वी या ज्ञानी यति ऋषि, इनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया है। और रानी का नाम भी लिखा है वहां पर, उसकी रानी का नाम है सिंधुला, खारवेल की पत्नी का नाम है, पट्ट महारानी का नाम है सिंधुला। और उसमें उस जमाने में 35 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई। देखो कब आज से
2300 साल पहले। ये पूरा शिलालेख मित्रों, मैं भी पूरा अभी नहीं पढ़ा समझा, कितनी पंक्ति शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे, लेकिन ये पूरा स्टडी करने लायक है। उन शब्दों पर क्या क्या, एक एक शब्द पर समझो तो बहुत सारी बातें, कितने ही तो शब्द टूट गए हैं, मिट गए हैं, पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से उनकी प्रतिलिपि लेकर के विद्वानों ने, वहां महीनों महीनों इतिहासकारों ने मेहनत करके ये लिख लिया, तो बच गया। और इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए आपको सुना रहा हूं, नहीं तो सब हम देखते रह जाते, सब मेरे जैसे आप जैसे होते ना, तो हम सब रह जाते खाली खुक्कल। हमको ये वैभव मिल, करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए, लेकिन ये गौरवशाली इतिहास कभी नहीं मिलेगा। हम कैसे देश के हम मूल निवासी हैं और क्या हमारा महत्व है। देखो क्या खर्च हुआ, और देखो क्या लिखा, और कहा द्वादशांग को 4 अनुयोगों में वर्गीकृत करके लिपिबद्ध करने की योजना बनाई गई। ऐसी ऐसी बातें इस शिलालेख में बहुत सारी बातें लिखी है। और देखो, आपको एक शब्द सुनो, देखो शुरुआत तो सुन लो, कल कोई सुन पाए ना सुन पाए। आप खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख की मैं शुरुआत सुनाता हूं आपको, शुरुआत सुनो आप। सबसे पहले देखो, पढ़ता हूं मैं, शिलालेख ओरिजिनल खुला हुआ है मेरे सामने, ब्राह्मी लिपि का। और इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, नमो अरिहंतानम, णे नहीं लिखा हुआ है, ने लिखा हुआ है। या तो वो णे जो लिखते हैं ना, उसमें ऊपर डंडा लगता है ब्राह्मी लिपि में, वो टूट गया या जो भी हुआ, पर अभी वर्तमान में वहां नमो अरिहंतानम, नमो सव्य सिद्धांत। आप ये बताओ कि क्या इसी से सिद्ध नहीं हो जाता कि पूरे कलिंग का राजधर्म, कलिंग में जैन धर्म का क्या आज वर्तमान में उड़ीसा की जैन धर्म की दृष्टि से क्या स्थिति है, और कहाँ ये दिन थे और कहाँ ये दिन है, कैसी गजब की बात है। तो पहला शब्द नमो, यहां से वो शिलालेख शुरू होता है, नमो अरिहंतानम, नमो सव्य सिद्धान, नमो लोए सव्य सावणम आता है ना, तो उसमें और बस इतना ही आता है। नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम इसमें नहीं लिखा है, शॉर्ट में ही लिखा है नमो अरिहंतानम, नमो सव्य सिद्धानम। इसके बाद लिखा है ऐरेण महाराजेन महामेघवाहनेन चेदी राजवंश वसेन। देखो चैत्य वंश इनका था, चैत्य वंश था, राजवंश का नाम था चैत्य वंश, जिसको चेदी, चेदी प्राकृत में चेती, तो चेदी चल रहा है, हिंदी की किताबों में भी चेदी वंश। मुझे उसका हिंदी करने का मन आया, तो मुझे लगता है कि ये चेदी वंश कहते हैं, ये चैत्य वंश होगा। जैन दर्शन में कभी मूर्ति कला चैत्य की चर्चा अपन करेंगे। चैत्य का बड़ा भारी महत्व है। चैत्य माने जिन प्रतिमा, और जिन प्रतिमा ये संसार के किसी धर्म में नहीं पाई जाए, ये प्रतिमा मूर्ति जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। तो उस चेदी राजवंश वदेन पसत्त शुभ लक्षणेन चतुरंत लुठंत गुण उपेतेन कलिंगाधिपतिना श्री खारवेलेन, श्री खारवेल कलिंगाधिपति, और 15 वसानी, 15 माने 15 वर्ष तक सीरी कडार सरीवरवता कीड़िता कुमार कीड़िका के कलिंगाधिपति खा। देखो क्या अर्थ हुआ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। आर्य महाराज महामेघवाहन जो चैत्य राजवंश के वर्धन थे, उन्होंने जो प्रशस्त शुभ लक्षण वाले थे, जो शुभ शरीर वाले थे, ऐसे कलिंगाधिपति खारवेल ने 15 वसानी,
15 वर्ष तक अपने बचपन में कुमार क्रीड़ा की। एक राजा कैसा होता है, मुझे याद आ रहा है, कालिदास ने महाकवि कालिदास ने रघुवंश नामक महाकाव्य में राजा लोग, भारत के राजा कैसे होते थे, एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। भारत के राजा कैसे होते थे, कभी आपको भारत के राजाओं का और भी इतिहास, बहुत सारी बातें हैं, ये सब पढ़ने सुनने समझने लायक है। अन्य देशों के राजाओं में भारत के राजाओं में बड़ा अंतर है। यहाँ के राजा राजा नहीं होते हैं, यहाँ के राजा राजर्षि होते हैं, जल में कमल की तरह रहते हैं। तो देखो रघुवंश महाकाव्य में लिखा कि राजा कैसे होते थे भारत के। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्तेन तनुत्यजाम्। राजा कैसे होते थे भारत के जो बचपन में तो विद्याभ्यास करते थे, बचपन में गुरुओं के आश्रम में चले जाते थे और बिल्कुल आम आदमी बनकर विद्याभ्यास करते थे। यौवने विषयैषिणां, और युवावस्था उनकी विषयों में, और शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां, और जैसे ही उम्र हुई तो वे सब के सब गृह त्याग करके, परंपरा ही थी सारे के सारे, केवल राम ही नहीं, उनके पिता दशरथ भी, रघु भी, अज भी, दिलीप भी, सब पूरे के पूरे सब राजा ऐसे ही किया करते थे। वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्तेन तनुत्यजाम्, और अंत में सब योग पूर्वक संलेखना पूर्वक समाधि मरण करते थे। ये भारत की गौरवशाली राजवंश परंपरा है। क्या श्लोक कालिदास ने लिखा, कभी कालिदास का जैन धर्म से संबंध सुनाऊंगा आपको, कितना सुंदर श्लोक है। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्तेन तनुत्यजाम्। तो क्या लिखा कि वो खारवेल ने 15 वर्ष तक तो क्या की, खूब खेला। अरे बच्चे खेलते नहीं, खेलना भी बहुत जरूरी है शरीर को। देखो कैसे उन्होंने बोले शरीर बनाया, खूब कुमार क्रीड़ा की, नाना प्रकार की अश्व कला, तैरने की कला, हाथी की कला, नाना कलाएं सीखी। ततो इसके बाद लेख रूप, देखो क्या क्या पढ़ा, गणना, गणना माने गणित, व्यवहार, व्यवहार शास्त्र भी एक शास्त्र होता है। कभी व्यवहार शास्त्र का हम लोगों को पता नहीं है, हम नाना तरह के शास्त्र जानते हैं, एक विधा का नाम है व्यवहार शास्त्र। आज यूनिवर्सिटीज में भी इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं चलता। ये हमारे भारत की प्राचीन विद्या है, जिसके बारे में सोमदेव आचार्य ने लिखा है, लोक व्यवहारज्ञो ही सर्वज्ञ है, अन्य सर्वोपि अवज्ञायते एव। जिसको व्यवहार शास्त्र आता है वही सर्वज्ञ है, बाकी सब तो उपेक्षा करने लायक है। लोक व्यवहारज्ञो ही सर्वज्ञ, अन्य सर्वोपि अवज्ञायते एव। तो बोले खारवेल ने क्या पढ़ा, लेख रूप गणना व्यवहार विधि, विधि विधि माने कानून व्यवस्था, विधि विशारदेन, विधि विशारदेन सव विद्यावदातेन नववसानी यौवरजम पसादितम। 9 वर्ष तक इसके बाद में उसने युवराज पद की शोभा बढ़ाई। देखो युवराज 9 वर्ष तक, देखो एक चीज क्रम से बढ़नी चाहिए, सब चीज। देखो कोई एकदम से मुनि बने वो ज्यादा उचित मार्ग नहीं है, राजमार्ग नहीं है। क्रम क्रम से प्रतिमा धारण करके आगे बढ़ो, क्षुल्लक बनो, एलक बनो, तब क्रम क्रम से बनोगे तो अच्छे मुनि बन सकते हैं। क्रम क्रम से कोई काम करो, एकदम से कूदते हैं तो बढ़िया नहीं होगा। क्रम क्रम से
तो डायरेक्ट राजा ने पहले 9 वर्ष तक प्रशिक्षण लिया युवराज पद पर रहकर राजा से। तो 9 वर्ष तक युवराज पद का प्रशिक्षण लिया। संपूर्ण चतुर्विंशति वर्षों, जब 24 वर्ष का हो गया, संपूर्ण पूरे 24 वर्ष पूरे हो गए, तदानीम वदमान, तदानीम नहीं लिखा, तदानी वदमान शेषयो वेनाभि विजयो ततीये कलिंग राजवंश पुरुष युगे महाराजाभिषेचनम पापुनोति। जब 24, ये एक लाइन पढ़ी है, अब मैंने ऐसी 17 लाइन है, सोचो आप कितनी बड़ी लाइन होगी। मैंने आज आपको पहली लाइन पढ़ी है, बस ये पहली लाइन है। और ये पहली लाइन में लिखा है कि मैंने 15 साल तक कुमार क्रीड़ा की, बाद में 9 वर्ष तक युवराज की ट्रेनिंग ली, और जब मैं 24 वर्ष का पूर्ण हो गया तो मैंने कलिंग के राज्य सिंहासन पर मेरा, उसका महाराज का, मेरा नहीं, वो महाराज का अभिषेक, राज्याभिषेकम पापुनोति, राज्याभिषेक होता है। और फिर क्या क्या काम किए, कैसे वो महाराज खारवेल थे। बहुत ही गौरवशाली इतिहास, जैन धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, इतिहास, लिपि, भाषा, कितनी चीजों का ये उद्घाटन करता है। ये बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सभी जैन विद्यालयों में इसे कोर्स में लगाकर इसको पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जैन विद्वानों को। आज बहुत सारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं वो सब ध्यान दें, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। युवावस्था में जो आपके पास तेज है और इन चीजों को समझेंगे और दुनिया को समझाएंगे तो जैन दर्शन की महती प्रभावना होगी। आज का समय हुआ, इसलिए आज की चर्चा को अभी यहीं पूरा करते हैं, और बाकी शेष चर्चा इसमें बहुत सारी बची है। अभी हमें शिलालेख सुनना है, इसलिए हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब हमने 25 वर्ष से, एक बात बता रहे हैं लोग कि जब 25 वर्ष से तो मैं कुंद भारती से विद्यानंद महाराज के साथ जुटा हुआ हूँ, और इसका बहुत जगह हमने प्रचार प्रसार किया है, बहुत जगह कोर्स में लगाया है। ये सब जगह जैन विश्व भारती में जितने भी प्राकृत विभाग, जैन विद्या के विभाग, यूजी, ये कोर्स में सब जगह लगा हुआ है। तो अब ये इतना तो महत्व इसको दे दिया गया, अब इससे हमें कुछ और भी शिक्षाएं और प्रेरणाएं ग्रहण करनी है। तो ठीक है, फिर बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वी सागर जी भाई साहब दिल्ली के द्वारा। आप सभी ने बहुत सुंदर विषय पर अभी व्याख्यान सुना। आगामी सूचना मैं आपको दूं उससे पूर्व कुछ विशेष बात एक कहना चाहूंगा। आदरणीय भाई साहब इतिहास के बहुत बड़े विशेषज्ञ विद्वान हैं। यदि भारतीय नेताओं में यदि मोदी जी का बहुत बड़ा महत्व है तो जैन दर्शन के विद्वानों में आदरणीय डॉक्टर वी सागर जी का बहुत बड़ा महत्व है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एवं आज आदरणीय भाई साहब का जन्मदिन है। आदरणीय भाई साहब की ओर से हम लोगों को एक भेंट प्राप्त हुई है, और उस भेंट को घर घर पहुंचाने का काम सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट कर रही है। भाई साहब के शताधिक लेख हमें आज प्राप्त हैं। जैन अर्थशास्त्र, जैन योग शास्त्र करके बहुत ही सुंदर आलेख भाई साहब के हमें प्राप्त हैं। उन लेखों का प्रकाशन सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट जयपुर के माध्यम से किया जा रहा है, और बहुत जल्द उनका संकलन करके आप सभी के हाथ में आदरणीय डॉक्टर वी सागर जी भाई साहब के आलेख आपको प्राप्त होंगे। एवं आगामी कार्यक्रम की सूचना आपको दूं, आज ठीक शाम को 7 बजे 7 से 7:40 तक जम्बूद्वीप की कक्षा, बहुत सुंदर कक्षा इसी चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी। एवं कल ठीक 4 बजे से भाई साहब का व्याख्यान पुनः प्रारंभ होगा एक नए विषय को लेकर। एवं कल एक बहुत विशेष कार्यक्रम है रात्रि 8 बजे, मध्यकालीन जैन साहित्य और छैडाला। इस विषय के ऊपर आदरणीय डॉक्टर वी सागर जी भाई साहब के निर्देशन एवं विशेषज्ञ विद्वान पद पर आसीन होते हुए
दूरदर्शन के एंकर पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल एवं पंडित गणतंत्र जी शास्त्री आगरा के माध्यम से एक बहुत सुंदर परिचर्चा का आयोजन होने वाला है। रात्रि ठीक 8 बजे आप सभी अवश्य जुड़िएगा। एवं अंत में मैं आदरणीय अजित जी भाई साहब जो हमारे बीच में अलवर से जुड़े हुए हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आएं एवं संक्षेप में अपनी बात रखें। आदरणीय भाई साहब जय जिनेंद्र, और द्वारा आपके द्वारा जो ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली श्रृंखला प्रारंभ की गई है, बहुत खुशी की बात है। और आज जो आपने विषय लिया है सम्राट खारवेल का, निश्चित रूप से ये हमारे अंदर में जोश भरने का कार्य करता है। ये ऐतिहासिक जो बातें आप हमें बता रहे हैं, हम एक निवेदन आपसे और करना चाहेंगे इस व्याख्यान श्रृंखला में, कि जो भी आपने इस व्याख्यान श्रृंखला में जो भी विषय चुने हुए हैं, उसके आगे 2 विषय आप मेरे निवेदन स्वरूप आप अवश्य जोड़ें यदि संभव हो तो। पहला है टोडरमल जी ने जो जिनवाणी लिखवा करके जिनवाणी मंगवाने का कार्य या उसको उसकी कॉपियां करवा करके और अन्य जगह भेजने का जो वास्तव में बहुत दुर्लभ कार्य टोडरमल जी के समय, उस समय जब ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं हुआ करती थी, जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, उसके विषय में आप एक व्याख्यान हमें दें। दूसरा व्याख्यान में मैं ये चाहूँगा कि पंडित टोडरमल जी के सानिध्य में एक इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ था जयपुर में। उसकी एक इंद्रध्वज विधान पत्रिका ब्रह्मचारी रायमल्ल जी के द्वारा लिखी गई है। उस निवेदन है उसका आप अनुवाद भी करें, चूंकि आप राजस्थानी मारवाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ढूंढारी अच्छी तरह से जानते हैं, उसका अनुवाद भी आप करें और उसको व्याख्यान का विषय भी इस अवसर पर बनाएं। निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। मैंने तो उसका अध्ययन किया है, पढ़ा है, मगर मैं ये चाहूँगा कि जो साथी इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़ रहे हैं वो इसका लाभ अवश्य लें, ऐसा आपसे निवेदन है। आज आपका जन्म दिवस है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार आदरणीय अजित जी भाई साहब का। एवं मैं अब आदरणीय पंडित श्री गणतंत्र जी शास्त्री आगरा से निवेदन करूंगा, आप आएं और संक्षेप में अपनी बात रखें। भाई साहब सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये आज आपका जन्मदिन है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जन्मदिन के दिन ही ये सम्राट खारवेल का ऐतिहासिक चित्रण आज हम लोगों ने सुना है। जब यूजीसी नेट संस्कृत की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तब ये तीसरे पेपर के रूप में शामिल था। लिखित परीक्षा जब हुआ करती थी, पर अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स आने के कारण से विषय तो रह गया, पर उतने ज्यादा प्रश्न इस संबंध में नहीं आते हैं। उस समय पढ़ते थे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कई जगह बीच में से लाइन गायब करके छाप दी गई थी। तो वो जो राजसूय यज्ञ का चित्रण है, अधिकतर उस जगह का वर्णन, उस जगह पर रास्ते में कौन कौन से मंदिर वगैरह आते थे, उनका चित्रण मिलता था। आज जब वो प्रारंभिक पद आपके माध्यम से सुने हैं, तो निश्चित रूप से भाई साहब आज जबरदस्त चीज हाथ लगी है। मुझे किसी ने संदेश भेजा कि चलो जैन गौरव के क्षण, इस पर कोई कविता जल्दी ही आने वाली है। मैं चाहता हूँ भाई साहब, बहुत शानदार विषय, जितने लोग सुनते हैं उनके लिए बहुत काम का विषय है। सम्राट खारवेल न केवल जैन सभ्यता और जैन संस्कृति के परिचायक थे, मैं कहूंगा कि जैन धर्म के आद्य युग तक, अभी तक प्रतिष्ठापना में भी वो खारवेल का शिलालेख, हाथी गुफा शिला का शिलालेख बहुत काम आता है। आपके माध्यम से हम लोगों को सही, सटीक और व्यवस्थित अर्थ आज सुनने को मिला। पुनः पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जन्मदिन की अशेष अनंत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, यदि आप सब जिन शासन के वैभव को जानना चाहते हैं तो आदरणीय डॉक्टर भाई साहब श्री वी सागर जी भाई साहब से मिलें और हमारे सर्वोदय अहिंसा से जुड़े रहें। अंत में जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। बोले द्वाशांग में जनवाणी माता की जय हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र।